अस्त्र मार्क 1 की रेंज बेहतर होने के बाद इसका VLSR SAM के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। Su-57 को खरीदने से पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रशिया से एक अजीब सा कंडीशन क्यों रखा जा रहा है और तेजस मार्क 2 के लिए बनाया गया मिशन डाटा प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर को फ्यूचर एयर वॉरफेयर के लिए क्यों एक गेम चेंजर माना जा रहा है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के अस्त्र मार्क 1 मिसाइल और VLSR SAM नेवल एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। अभी भारत की तरफ से मिसाइल टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवांसमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की रेंज ऑप्टिमाइजेशन के बाद अभी इसका इम्पैक्ट भारत के नेवल एयर डिफेंस इकोसिस्टम के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी DRDO अस्त्र मिसाइल में इस्तेमाल किए गए एडवांस ट्रेजेक्टरी ऑप्टिमाइजेशन, नई फ्यूल सिस्टम और एनर्जी मैनेजमेंट लॉजिक को फ्यूचर में VLSR SAM सिस्टम के साथ भी अडॉप्ट कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भारत के नेवल वॉरशिप्स की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। अब अस्त्र मार्क 1 की खास बात ये कि इसका रेंज इंक्रीज सिर्फ पावरफुल मोटर की वजह से या फिर प्रोपल्शन की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि मिसाइल को एक लॉफ्टेड ट्रैजेक्टरी प्रोफाइल पर फ्लाई कराया जा रहा है। यानी मिसाइल हाई एल्टीट्यूड पर क्लाइम करता है जहां एयर ड्रैग बहुत ही कम होता है। इससे मिसाइल अपनी एनर्जी को एफिशिएंटली कंजर्व कर पाता है और लॉन्गर डिस्टेंस तक ग्लाइड करके जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी ऑप्टिमाइजेशन की मदद से अस्त्र मार्क 1 का रेंज अभी 110 किलोमीटर से इंक्रीज होकर 160 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि एयर लॉन्च्ड और सरफेस लॉन्च मिसाइल के बीच फिजिक्स का बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है। अस्त्र मिसाइल को फाइटर एयरक्राफ्ट से हाई एल्टीट्यूड से और पहले से ही हाई स्पीड पर लॉन्च किया जाता है, जिससे पहले ही मिसाइल को मार्क 1 की ऊपर की स्पीड की फ्री काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, जबकि VLSR SAM को सी लेवल से या जीरो स्पीड से लॉन्च होना पड़ेगा। इस वजह से डेंस लोअर एटमॉस्फेयर को और ग्रेविटी दोनों को डिफीट करते हुए इसको ऊपर जाना पड़ेगा और इसके लिए ज़्यादा प्रोपेलेंट की ज़रूरत पड़ जाएगी या ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी करंट VLSR SAM का ऑपरेशनल रेंज लगभग 40 से 50 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, जो कि अस्त्र मिसाइल की वर्तमान की रेंज के मुकाबले लगभग आधा होने वाला है। लेकिन अभी अगर अस्त्र मार्क 1 की एनहांस्ड वेरिएंट के बारे में बात करें, जिसका रेंज अभी 160 किलोमीटर के आसपास होने वाला है, अगर उसकी टेक्नोलॉजी को VLSR SAM के अंदर अडॉप्ट किया जाता है तो इसका रेंज 70 to 80 किलोमीटर के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज एंगेजमेंट डेंसिटी में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि VLSR SAM क्वाड पैक कन्फिगरेशन में आने वाली, यानी एक सिंगल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के अंदर 4 मिसाइल मौजूद होने वाले हैं। जबकि बैरक 8 या बैरक 1 जैसे सिस्टम की बात करें तो वो नॉर्मली एक सेल के अंदर एक मिसाइल फिट हो सकते हैं। यानी अगर बैरक 8 को VLSR SAM से रिप्लेस किया जाता है तो सेम वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से हम 4 गुना ज़्यादा मिसाइल को डिप्लॉय कर सकते हैं और ये आगे चल के भारत की नेवल एयर डिफेंस का फ्यूचर बनने वाला है। अगला अपडेट भारत के पॉसिबल Su-57E स्टेल्थ फाइटर डील और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रखे गए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी बिना फुल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड Su-57E फाइटर जेट को प्रॉपरली इवैल्यूएट किए बिना किसी भी प्रोक्योरमेंट डील को फाइनलाइज करने से मना किया जा रहा है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रशिया के प्रॉमिस या फिर एयर शो डेमोन्स्ट्रेशन पर ब्लाइंडली भरोसा करने से इनकार किया जा रहा है और बदले में खुद Su-57 के प्रोडक्शन वर्जन को उड़ाकर उसकी रियल कैपेबिलिटी को वेरीफाई करने का कंडीशन रखा जा रहा है। अगर आपको याद होगा, एरो इंडिया 2025 के दौरान रशिया की तरफ से Su-57 का एक प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट शोकेस किया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से वो एयरक्राफ्ट फुल प्रोडक्शन कन्फिगरेशन में मौजूद नहीं था और अभी तक किसी भी इंडियन पायलट को Su-57 फ्लाई करने का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स उस डेमोन्स्ट्रेशन को टेक्निकल इवैल्यूएशन के लिए सफिशिएंट नहीं मान रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और रशियन साइड दोनों को क्लियर कर दिया गया कि अगर फ्यूचर में Su-57 डील को सीरियसली कंसीडर किया जाता है तो भारत को लेटेस्ट प्रोडक्शन स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट का डायरेक्ट एक्सेस मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि सिर्फ एक्चुअल फ्लाइट टेस्टिंग के बाद ही एयरक्राफ्ट की रियल स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस सामने आ सकते हैं। अभी इंडियन एयरफोर्स का मेन फोकस स्टेल्थ परफॉर्मेंस, एवियोनिक्स रिलायबिलिटी, इंजन परफॉर्मेंस और वेपन इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी वो प्रैक्टिकली एक्सेस करने पर होने वाली है। साथ ही भारत फ्यूचर में
अपने इंडिजिनस सिस्टम जैसे कि इंडियन वेपन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार्स को भी इसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश कर सकता है। इस वजह से इंडिया स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन रिक्वायरमेंट को समझना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। लेकिन रशिया अभी तक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड SU-57 को एक्सटेंडेड इवैल्यूएशन फ्लाइट के लिए भारत को प्रोवाइड नहीं कर रहा है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स का स्टैंड बहुत ही प्रैक्टिकल माना जा रहा है, क्योंकि भारत अभी किसी भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को उसकी पेपर स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर सिलेक्ट नहीं करना चाहता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी SU-57 डील का फ्यूचर लार्जली इसी बात के ऊपर डिपेंड करने वाली कि क्या रशिया भारत को फुल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट को इंडिपेंडेंटली टेस्टिंग और इवेल्युएट करने की परमिशन देता है या फिर नहीं देता है। अगला अपडेट भारत के सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम और Su-30 MKI फ्लीट के मेंटेनेंस इकोसिस्टम की तरफ से है। अभी भारत की तरफ से एक ऐसा साइलेंट टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन को स्टार्ट किया जा रहा है जो कि फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल रेडीनेस को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि अभी Su-30 MKI फाइटर फ्लीट के पूरे टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन इकोसिस्टम को एडवांस IETM लेवल 4 आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करने की बात सामने आई है, जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड S1000D एरोस्पेस स्टैंडर्ड पर बेस्ड होने वाली है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी इंडियन एयरफोर्स ट्रेडिशनल पेपर मैनुअल्स और स्टैटिक PDF बेस्ड मेंटेनेंस सिस्टम को रिप्लेस करके एक फुली डिजिटल इंटेलिजेंट मैनेजमेंट इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहा है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग स्पीड, रिपेयर टर्नअराउंड टाइम और सॉर्टेज जनरेशन कैपेबिलिटी के ऊपर पड़ने वाली है। अभी नॉर्मली किसी फाइटर एयरक्राफ्ट में टेक्निकल फॉल्ट आने पर टेक्नीशियन को बहुत बड़े बड़े मैनुअल्स के अंदर मैनुअली ट्रबलशूटिंग प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन नए IETM लेवल 4 सिस्टम में सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को मॉड्यूलर XML बेस्ड डाटा मॉड्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाने वाला है। यानी अभी सिस्टम ऑटोमेटिकली एयरक्राफ्ट की कन्फिगरेशन, टेल नंबर्स और रिपोर्टेड फॉल्ट के हिसाब से एक रिलेवेंट रिपेयर प्रोसीजर को फिल्टर आउट करके टेक्नीशियन के सामने रखने वाली है। एग्जांपल के लिए अगर किसी Su-30 MKI एयरक्राफ्ट के अंदर हाइड्रोलिक लीक डिटेक्ट होता है तो टेक्नीशियन को अभी पूरा मैनुअल सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम खुद एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिक ट्रबलशूटिंग पाथ को जनरेट करने वाला है और स्टेप बाय स्टेप रिपेयर गाइडेंस को प्रोवाइड करने वाला है। इससे मेंटेनेंस साइकिल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने वाली है। अभी इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इंडिजिनस अपग्रेड्स के इंटीग्रेशन में देखने को मिल सकता है। इस सिस्टम के अंदर अभी 3D एक्सप्लोडेड व्यूज, प्रोसीड्यूरल वीडियोज और इंटरएक्टिव फॉल्ट आइसोलेशन वर्कफ्लो को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। साथ ही मेंटेनेंस सिस्टम को इन्वेंट्री और सप्लाई चेन इकोसिस्टम के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी सुपर सुखोई अपग्रेड सिर्फ रडार और मिसाइल इंटीग्रेशन तक लिमिटेड नहीं रह गया, बल्कि भारत अभी Su-30 MKI फ्लीट को एक फुल्ली नेटवर्क डिजिटल मेंटेनेंस इकोसिस्टम में ट्रांसफॉर्म करने की तरफ रैपिडली मूव कर रहा है, जिससे फ्यूचर में एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी, ऑपरेशनल रेडीनेस और कॉम्बैट सस्टेनेबिलिटी तीनों को मेजर बूस्ट मिल सकता है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम यानी AIP प्रोग्राम और इंडियन नेवी के फ्यूचर अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटी की तरफ से है। अभी भारत की तरफ से सबमरीन एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन को अचीव किया गया, क्योंकि 24 अप्रैल 2026 को आइनॉक्स सेवियर फैसिलिटी से सिमुलेटेड लिक्विड ऑक्सीजन यानी लॉक्स मॉड्यूल को ऑफिशियली फ्लैग ऑफ किया गया है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी भारत का इंडिजिनस AIP प्रोग्राम लैबोरेटरी टेस्टिंग फेज से निकलकर रियल सबमरीन ग्रेड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में एंटर कर चुका है, और ये डेवलपमेंट फ्यूचर में इंडियन नेवी की कन्वेंशनल सबमरीन को वीक्स तक अंडर वाटर ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। अभी AIP सिस्टम की सबसे खास कैपेबिलिटी ये होती है कि सबमरीन को रिपीटेडली सरफेस या स्नॉर्कल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए सरफेस पे आना पड़ता है, जिससे इनका डिटेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन AIP इक्विप्ड सबमरीन कंटिन्यूअसली अंडर वाटर रहकर स्टेल्थ ऑपरेशन को मेंटेन कर सकते हैं। अब इस पूरे आर्किटेक्चर का सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट लॉक स्टोरेज मॉड्यूल को माना जा रहा है, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड सेल बेस्ड AIP सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन एक एसेंशियल रिएक्टेंट होता है, जिसके थ्रू सबमरीन अंडर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। लेकिन सबमरीन के कन्फाइंड एनवायरनमेंट के अंदर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर लिक्विड ऑक्सीजन को सेफली स्टोर करना एक एरोस्पेस ग्रेड का इंजीनियरिंग चैलेंज माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सिमुलेटेड लॉक्स मॉड्यूल फ्लैग ऑफ हुआ था वो फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यानी फैट फेज के लिए प्रिपेयर किया गया। यानी अभी वाइब्रेशन, प्रेशर और थर्मल स्ट्रेस जैसे सबमरीन ऑपरेशनल कंडीशन में सिस्टम की सेफ्टी और लायबिलिटी को वैलिडेट किया जाएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये मॉड्यूल फ्यूचर में INS खंडेरी सबमरीन के इंडिजिनस AIP प्लग का सेंट्रल पार्ट बनने वाला है। रिपोर्ट के हिसाब से दिसंबर 2026 तक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS खंडेरी में इसी इंडिजिनस AIP सेक्शन को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाने वाला है।
स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखा जाए तो भारत का ये AIP आर्किटेक्चर और भी यूनिक माना जा रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन को डायरेक्टली स्टोर करके रखा नहीं जाता है, बल्कि फॉस्फोरिक एसिड सिस्टम की मदद से ऑन डिमांड हाइड्रोजन को जनरेट किया जाता है, जिसमें सबमरीन का सेफ्टी स्टैंडर्ड या AIP सिस्टम का सेफ्टी स्टैंडर्ड काफी हद तक इंप्रूव हो जाता है। अगला अपडेट भारत के LCA Mark II फाइटर प्रोग्राम और उसके नेक्स्ट जनरेशन मिशन डाटा प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर यानी MDPS इकोसिस्टम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु बेस्ड L&T टेक्नोलॉजी सर्विस यानी LTTS को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से LCA Mark II के MDPS फेज 1 डेवलपमेंट के लिए ऑफिशियली सिलेक्ट किया गया है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी भारत सिर्फ इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं बना रहा है, बल्कि उसका पूरा मिशन इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम को भी कम्प्लीटली डोमेस्टिकली डेवलप कर रहा है। अभी मिशन डाटा प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर की खास बात ये होती है कि किसी भी मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट का ये डिजिटल ब्रेन होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट का फ्लाइट सॉफ्टवेयर नॉर्मली स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है, लेकिन MDPS सिस्टम कंटिन्यूअसली बैटलफील्ड इंटेलिजेंस और थ्रेट डाटा को प्रोसेस करके एयरक्राफ्ट की सेंसर, वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को कन्फ्यूगर करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक LCA Mark II का MDPS सिस्टम स्पेशली एडवांस थ्रेट लाइब्रेरी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी के साथ आने वाली है, यानी एनिमी रडार, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और हॉस्टल एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को डेटाबेस के अंदर पहले स्टोर करके रखा जाने वाला और इसके अंदर कंटिन्यूसली अपडेट्स भी आने वाले हैं, जिससे एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट रियल टाइम कॉम्बैट के दौरान थ्रेट को क्लियरली आइडेंटिफाई और प्रायोरिटाइज कर सकता है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सेंसर फ्यूजन कैपेबिलिटी में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि MDPS इंडिजिनस उत्तम ऐसा रडार, IRST सिस्टम और बाकी ऑनबोर्ड सेंसर्स को एक यूनिफाइड टैक्टिकल पिक्चर में कन्वर्ट करने वाला है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो पायलट को अलग अलग सेंसर फीड को देखने की जगह एक इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड इमेज वहां पे मिलने वाली, जिससे सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होने की उम्मीद किया जा रहा है। साथ ही सेम सॉफ्टवेयर फ्यूचर में वेपन इंटीग्रेशन को भी बहुत ही ज्यादा आसान बनाने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।